हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स में रहा है और जो आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। ना एज यू नो, दिस इज आवर सर्वाधार सीरीज जो कि आपका प्रीलिम्स के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है, जहां पर अप्रॉक्सीमेटली हम 9 सोर्सेज को कवर करते हैं एंड सब्जेक्ट वाइज लास्ट 1 वीक के जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करते हैं। राइट, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो यू कैन सी यहाँ पर आपको 9 सोर्सेज देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, डाउन टू अर्थ, पीआईबी, पीआरएस, योजना एंड कुरुक्षेत्र। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला है नेशनल पंचायती राज डे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल पंचायती राज डे presented the special category national panchayat awards. So basically awards लाए हैं, not very important. What is important, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पोर्शन बनता है that becomes very very crucial, right? So special awards किस कैटेगरी में दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, क्लाइमेट एक्शन स्पेशल पंचायत अवार्ड, आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड एंड द पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। राइट, सो ये आपको अवार्ड्स देखने को मिलते हैं। सो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड यहाँ पर अवार्ड देखने को मिल रहा है, आत्मनिर्भर से रिलेटेड मिल रहा है और कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट से रिलेटेड आपको क्षमता निर्माण देखने को मिल रहा है। राइट, सो ये अवार्ड्स बेसिकली ग्राम पंचायत को दिए गए हैं जिन्होंने एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दिखाई है इन क्लाइमेट चेंज, फिजिकल सेल्फ रिलायंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। राइट, नाउ सिलेक्टेड स्टेट्स में कौन कौन है? बिहार है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड असम। नेशनल पंचायती राज डे की अगर बात करते हैं तो 24 अप्रैल हर साल बनाया जाता है एंड फाउंडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पंचायती राज सिस्टम की, जो कि इंट्रोड्यूस करी गई थी 73rd और 74th अमेंडमेंट से and it came into force, right? 1992 में ये it came into force. That is why we celebrate 24th April every year as the National पंचायती राज डे। ना बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया था बच्चे, यहाँ पर थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस किया ना। थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस को इंट्रोड्यूस करने की वजह से आपको देखने को मिलता है जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रेंथन करने की बात की गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात की गई है, यहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है और बेसिकली हम यहाँ पर रूरल कम्युनिटीज को एम्पावर करना चाहते हैं ना। पंचायती राज सिस्टम की बात करते हैं तो इट इज मेड फ्रॉम 2 वर्ड्स विच इज पंच एंड आयत। ना पंच का मतलब होता है 5, आयत मीन्स एन असेंबली। राइट, सो बेसिकली ये ट्रेडिशनल सिस्टम आपको एग्जिस्ट करता हुआ दिखता है जहां पर आपको ग्रुप ऑफ एल्डर्स एक विलेज पंचायत होल्ड करते हैं। राइट, सो बेसिकली क्या काम है इनका? प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना, ग्रीवांस को रिड्रेस करना एंड सो एंड सो फोर्थ। सो बलवंत राय मेहता कमेटी आपको देखने को मिलती है, 1957 में अपॉइंट की गई थी एंड उसकी रिकमेंडेशंस पे ही आपको पंचायती राज सिस्टम इनॉग्रेट होता हुआ दिखा। और अब आपको ये 3 टीयर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें सबसे लोअर लेवल पे आपको विलेज पंचायत देखने को मिलता है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पे आपको पंचायत समिति देखने को मिलता है जो कि 20 से 60 विलेजेस का एक ग्रुप आपको देखने को मिलता है और इन्हीं के जो हेड है उनको कहा जाता है प्रधान या एंड द डेप्यूटी इज उप प्रधान ना। जिला परिषद की अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखने को मिलता है। सो इट इंक्लूड्स द मेंबर्स फ्रॉम द पंचायत्स, समितिज एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। राइट, सो बेसिकली इनका काम क्या है? ये गाइड करते हैं, वर्क करते हैं इन द डिस्ट्रिक्ट। तो 3 टीयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है ना। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इट वाज क्रिएटेड इन 2004। दिस इज आल्सो क्रूशियल, ये भी पूछा जा सकता है। सो 2004 में अलग से आपको मिनिस्ट्री बनाते हुए दिखे विच इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। और पंचायत के इलेक्शंस एवरी 5 years होल्ड होते हैं। और अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आर्टिकल बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 243D ना। आपका काम है आपको 243 to 243P रादर ओ तक आपको बताना है कौन कौन से आर्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं एंड व्हाट इज वेरी क्रूशियल इज द मैंडेटरी प्रोविजंस। The mandatory provisions that are provided by the 73rd amendment, that becomes very very crucial, right? So please do write in the comment box जो भी mandatory provisions आपको देखने को मिलती है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे चलाए गए हैं जिससे कि हम PRIs को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। पहला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। सो इसका भी काम क्या है? हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं गवर्नेंस कैपेबिलिटीज, यहाँ पर ई गवर्नेंस, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। सो बेसिकली ये एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जिसमें बजटिंग, अकाउंटिंग और प्लानिंग करी जा सकती है। सो आप देख सकते हैं प्रिया सॉफ्ट और प्लान प्लस आपको देखने को मिलता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एंड परफॉर्मेंस ग्रांट्स, सो स्टेट्स एंड फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स आपको देखने को मिलता है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल बनाया गया है। इसका काम क्या है? ये एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बन जाता है
फॉर पंचायत प्लानिंग, अकाउंटिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं ग्राम मंच मानचित्र आपको देखने को मिलता है। सो आप मानचित्र बेसिकली स्पेशल जो स्पेशल डेवलपमेंट प्लानिंग है उसको लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसे कि हम एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, जो कि एविडेंस बेस्ड प्लानिंग कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर जो कोई ग्राम पंचायत एग्जिस्ट करती है, वहां पर आपको देखने को मिलता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है। सो यहाँ पर ग्राम पंचायत ने कुछ अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अब अवेलेबल है। सो एक तरह से जियो स्पेशल जियो टैगिंग भी हो सकती है। सो आप देख सकते हैं ग्राम मानचित्र स्पेशल डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिलता है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, विच इज सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस। सो आप देख सकते हैं द इशू ऑफ रेप एलिगेशंस बेस्ड ऑन फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ मैरिज हैज लॉन्ग बीन डिबेटेड इन इंडिया। सो इसलिए आपको सेक्शन 69 देखने को मिलता है ना। सेक्शन 69 की बात करते हैं तो इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू ऑफेंस, एक नया ऑफेंस यहाँ पर आपको भारतीय न्याय संहिता में देखने को मिलता है, where a man engages in the sexual intercourse with women by making a false promise of marriage without intent to fulfill it, right? So marriage के pretext पे आप यहाँ पर physical relations अगर बना रहे हैं किसी भी women के लिए, और जबकि आपका कोई intention नहीं है उसके साथ शादी करने के लिए, इसीलिए ये offense बनाया गया है under section 69. Now this is distinct, ये डिस्टिंक्ट है रेप से अंडर सेक्शन 63 ऑफ बीएनएस, ठीक है। तो ये डिस्टिंक्ट है रेप से, एंड इट इज ऑल्सो पनिशेबल विद अप टू 10 years in prison and a fine. So it also includes deception related to employment, promotion या identity. So कोई भी अगर आप धोखे से कोई भी फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे रहे हैं या प्रमोशन की गारंटी दे रहे हैं और वो फुलफिल नहीं किया गया है, तो उसके लिए आपको अलग से एक सेक्शन 69 देखने को मिल रहा है। ना सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, तो इंटेंट मैटर्स, दैट इज वेरी क्रूशल। सो एज यू नो एक्शन की अगर बात करते हैं वो तो मैटर करता ही करता है, लेकिन जब भी क्राइम की बात करी जाती है तो एक्शन के साथ साथ इंटेंट भी देखा जाता है। तो यहाँ पर यही बात की गई थी, इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। सो इफ अ मैन हैड अ जेन्युइन इंटेंशन टू मैरी बट लेटर कुड नॉट ड्यू टू अनफोर्सीन इवेंट्स, सो इट इज नॉट रेप। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, आपको देखने को मिलता है व्हेन द इंटेंशन वाज ट्रू बट अनफोर्सीन रीजंस हुए जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहां पर इंटेंशन नहीं होगी, वहां पर सेक्शन 69 नहीं लगेगा, ना ही सेक्शन 63 लगेगा। लॉन्ग टर्म कंसेशुअल रिलेशनशिप आर अनलाइकली टू क्वालिफाई एज रेप, राइट। सो आप देख सकते हैं अगर बहुत टाइम से अगर रिलेशनशिप चल रहा है तो वो भी इट वोंट अमाउंट टू रेप। सो आप देख सकते हैं रजनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। If the woman was already married, consent based on false promise to marry does not legally qualify. So अगर women खुद ही married है तो भी ये section applicable नहीं होगा, right? So section 69 पूछा जा सकता है, इवन मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज 17th सिविल सर्विसेज डे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही एड्रेस द सिविल सर्वेंट्स ऑन द ओकेजन ऑफ 17th सिविल सर्विसेज डे इन न्यू दिल्ली। नाउ सिविल सर्विस डे की अगर बात करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21st April एवरी ईयर। सो इनका काम ही क्या था, यहाँ पर कमेमोरेट किया गया था 1947 में, किसके द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, जब उन्होंने पहली बार यहाँ पर हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स को एड्रेस किया था, कहाँ पर, मेटकाल्फ हाउस न्यू दिल्ली, राइट। सो तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, सिविल सर्वेंट्स को क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, राइट। सो बेसिकली इनकी जो यूनिटी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए दीज आर वेरी वेरी क्रूशल। दैट इज वाई ऑल इंडिया सर्विसेज की अगर बात करते हैं तो ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको कौन देखने को मिलता है, दैट इज IAS, IPS एंड IFS, विच इज फॉरेस्ट सर्विसेज, राइट। सो ये ऑल इंडिया सर्विसेज आपको देखने को मिलती हैं, एंड दैट इज वाई इट इज नोन एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। ना हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लॉर्ड वेल्सले की अगर बात करते हैं तो उन्होंने कॉलेज फाउंड किया विच इज फोर्ट विलियम इन कैलकटा 1800 में, जहाँ पर बेसिकली एजुकेट किया जाता था यंग रिक्रूट्स को जो कि ऑल इंडिया सर्विसेज या सिविल सर्विसेज के पार्ट थे। नेक्स्ट, बट द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी इन 1806 इट रिप्लेस्ड इट विद देयर ओन ईस्ट इंडिया कॉलेज एट हेलीबरी इन इंग्लैंड। सो बेसिकली पहले इंडिया में बनाया गया था, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया था 1805 में, आपको देखने को मिलता है इंग्लैंड में ही, राइट। वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती थी। बिफोर 1853 इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्टर्स यूज्ड टू अपॉइंट सिविल सर्वेंट्स। सो 1853 से पहले
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे वो ही अपॉइंट करते थे सिविल सर्वेंट्स को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मेंबर्स वर अलाउड टू मेक सम नॉमिनेशंस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पर नॉमिनेशंस कर सकता था। चार्टर एक्ट आपको 1853 का देखने को मिलता है, जहां पर अबॉलिश करी गई पेट्रोनेज सिस्टम एंड इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम, राइट। सो यहाँ से आपको ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देखने को मिलता है, जो कि आज तक भी आपको यूपीएससी होल्ड करता हुआ दिखता है, राइट। सो जो फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वो हेल्ड इन लंदन, लंदन में 1855 में पहली बार होता है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्लियर आईसीएस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, दैट बिकम्स क्रूशियल। ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 309 आपको देखने को मिलता है, जो कि एम्पावर करता है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स को, जिससे कि वो रेगुलेट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस। आर्टिकल 310 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट किया हुआ है दैट द सिविल सर्वेंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द pleasure of the president. So basically they work under the hand and seal of the president of India and governor respectively. Under article 311 की बात करते हैं तो it provides safeguards. So safeguards provide कर रखे हैं किनको, civil servants को, against the arbitrary dismissal. So आप ऐसे arbitrarily इनको dismiss नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 312 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस आपको देखने को मिलता है ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विस, जैसे कि आपको देखने को मिलता है आईएएस, आईपीएस एंड आईएफएस, राइट। सो अभी आपको 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज देखने को मिलती हैं, जो कि अंडर आर्टिकल 312 आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 315 टू 323 की बात करते हैं तो यहाँ पर यूपीएससी और एसपीएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, पावर्स, रेगुलेशंस, वो दे रखी है, राइट। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं, विच इज सेंसरशिप ऑफ सोशल मीडिया। तो आप देख सकते हैं अंडर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, I4C जिसको कहा जाता है, इट हैज लेड सहयोग पोर्टल, सहयोग पोर्टल आपको देखने को मिलता है। सो द गवर्नमेंट हैज इशूड 130 कंटेंट नोटिसेस टू online platforms like Google, YouTube, Amazon, Apple and Microsoft in the last 6 months. So basically यहाँ पर notices issue किए गए हैं, not very important. What is important कि actually में censorship कैसे regulate करी जाती है, that is crucial. तो आप देख सकते हैं जो ये notices हैं ये effectively act करते हैं content blocking पे। So ये कहाँ पर दे रखे हैं, दिस इज क्रूशियल। सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी आपको देखने को मिलता है, और किस एक्ट के तहत, इट इज आईटी एक्ट, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। नाउ दे फॉल outside section 69 clause A of the IT Act, which has been commonly used to issue online censorship orders. So ये different है, it is totally different from section 69. ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, that is section 79, right? So अगर हम यहाँ पर 79 clause 3 सब clause B की बात करते हैं तो यहाँ पर जो online intermediaries हैं they can lose their safe harbor protections. So intermediaries जो हैं जो safe harbor protection है वो खत्म हो जाता है इनका, and if they fail to block the access to content which has been flagged by an appropriate government agency, so इस safe harbor protection actually में क्या है, लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है किनको, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। सो मान लो यूट्यूब पे कोई भी यहाँ पर चैनल चल रहा है ना, यूट्यूब बेसिकली क्या बन जाता है, एक इंटरमीडिएटर है ना। बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो, और जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है वो एक्चुअली में फर्स्ट पार्टी बन जाता है। सो यूट्यूब बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी आपको देखने को मिलता है, इनको लीगल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है किनको, इंटरमीडिएरीज को, ठीक है। सो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ये लीगल इम्यूनिटी इंटरमीडिएरीज के पास आपको देखने को मिलती है, उसके लिए जो सेक्शन रेगुलेट किया गया है, इट इज सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी ऑफ द आईटी एक्ट, राइट। सो आप देख लेते हैं अब डिफरेंस क्या एग्जिस्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 69A में और 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में। ना 69A की अगर बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप कोई भी पब्लिक एक्सेस कंटेंट का रोक सकते हो ऑन द इंटरनेट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि कंसर्न्स ओवर नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी पे हर्ट हो रहा है, पब्लिक ऑर्डर डैमेज हो रहा है एंड सो एंड सो फोर्थ, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली क्या कर सकती है, उस कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है ना। यहाँ पर आप सेफगार्ड्स यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिए भी हैं, श्रेया सिंघल केस में बहुत ही फेमस केस आपको देखने को मिलता है, जो रीजनड ऑर्डर है जिसमें नेसेसिटी बताई गई है कि मैं क्यों ब्लॉक कर रहा हूँ कंटेंट, तो इट इज वैलिड, राइट। सो द पर्सन और द एंटिटी अफेक्टेड शुड हैव अ चांस टू कॉन्टेस्ट, चांस होना चाहिए, एक चांस। आप यहाँ पर जिसका भी कंटेंट ब्लॉक किया गया है वो कोर्ट जा सकता है और अपने राइट को क्लेम कर सकता है, ठीक है, तो उनको एक चांस देना चाहिए। दूसरा, अगर हम 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी की बात करते हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएरीज जो एग्जिस्ट करते हैं, मान लो ट्विटर पे आपने किया तो एक्स क्या बन गया, इट इज अ इंटरमीडिएरी। यूट्यूब प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर रहे हैं तो इंटरमीडिएरी क्या बन गया, यूट्यूब बन गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये डील्स विद द लायबिलिटीज,
इन लोगों की लाइबिलिटीज आपको देखने को मिलती है सेक्शन 79 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में, राइट। सो थर्ड पार्टी कंटेंट आप देख सकते हैं। सो इट एग्जेम्प्ट्स प्लेटफॉर्म फ्रॉम लाइबिलिटी ऑफ फॉर इलीगल कंटेंट अनलेस दे फेल टू एक्ट स्विफ्टली ऑन द ऑर्डर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑर्डर्स जो दिए गए हैं सरकार के द्वारा, अगर आप उसकी मान्यता नहीं रख रहे हैं तो आप यहाँ पर लाइबल हैं, राइट। सो इंटरमीडियरीज आर्ग्यू दैट दिस प्रोविजन शुड नॉट बी यूज्ड टू डायरेक्टली ब्लॉक द कंटेंट। सो उन्होंने बोला है, इंटरमीडियरीज ने ये बोला है कि आप बेसिकली कंटेंट को क्रिएट करने से, कंटेंट को एक्सेस करने से आप नहीं रोक सकते हैं। ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक हर्डल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो 79 क्लॉज 3 में क्या है, द लायबिलिटीज ऑफ द इंटरमीडियरीज, क्लैरिटी है। 69A की अगर बात करते हैं तो वहां पर सरकार के पास पूरा हक है, वो सीधा कंटेंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो सहयोग पोर्टल क्या है वो देख लेते हैं। सो ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कब, 2024 में। और ये पोर्टल जो है एक सेंट्रलाइज सिस्टम है फॉर द गवर्नमेंट एजेंसीज एट वेरियस लेवल्स, ठीक है। सो इसमें जिसमें आपको देखने को मिलता है फ्रॉम मिनिस्ट्रीज टू लोकल पुलिस स्टेशंस टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, सहयोग पोर्टल इससे लाया गया था, ठीक है। तो इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा एफिशिएंटली ये वर्क कर सके, राइट। सो सहयोग पोर्टल बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्लैरिटी है, ठीक है जी। सो दीज वर द न्यूज ऑल अबाउट ना। एज आई हैव टोल्ड यू, देखो पॉलिटी जब तक आप स्टैटिक पोर्शन के साथ मर्ज करके नहीं पढ़ रहे हैं तब तक पॉलिटी पढ़ने का, पॉलिटी के करंट अफेयर्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सो इन द एंड यूपीएससी हमेशा ही ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जहां पर आपको मर्जर होता हुआ दिखेगा करंट अफेयर्स का स्टैटिक पोर्शन से। तो जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं उसको प्लीज स्टैटिक से जरूर रिवाइज कीजिए। जैसे आज हमने यूपीएससी एसपीएससी पढ़ा तो ऑब्वियस ही बात है, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 312 की अगर बात करते हैं, यूपीएससी की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, एसपीएससी की कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, दैट बिकम्स क्रूशियल, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।